One nation, one election. Here in India, the rumour mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की 10 इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। वन नेशन, वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे हो। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव सितंबर 1, 2023 को एक कमेटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में देश में एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए बनाई गई। जब से यह मुद्दा जनता के बीच आई है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है इस मुद्दे पे। खासकर विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा इसे संविधान पर हनन तक कहा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी इसे भारत संघ और राज्यों की अवधारणा पर हमला तक कहा। वहीं केजरीवाल, ओवैसी और विभिन्न नेताओं द्वारा इसकी आलोचना की गई। अब जबकि 2024 आम चुनाव एकदम नजदीक है, इस मुद्दे पर सत्ता पार्टी इसका बचाव करते दिख रही है, वहीं विपक्ष इसकी आलोचना में लगा हुआ है। विपक्ष तो इसे बीजेपी की 24 आम चुनाव जीतने की साजिश तक बता रहा है। तो आज के इस वीडियो में आइए हम भी देखें और जानने की कोशिश करिए आखिर यह एक देश एक चुनाव है क्या। शुरुआत करते हैं शुरू से और यह जानते हैं कि आखिर इसका मूल अर्थ है क्या। तो देश के आम चुनाव तथा राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। जैसे बिहार को ही देख ले, देश में लोकसभा चुनाव 2019 और यहाँ का विधानसभा चुनाव 2020 में, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, जब तक कि वहाँ के विधानसभा का कार्यकाल पूरा ना हो। लेकिन एक देश एक चुनाव के अंतर्गत देश में एक बार में ही एक ही समय पर आम चुनाव के साथ साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आयोजित होंगे। अगर इसके बारे में हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो पता लगता है कि यह कोई नई चीज़ नहीं है। दरअसल संविधान लागू होने के बाद सन 51-52 में पूरे देश में आम चुनाव के साथ साथ राज्यों के चुनाव भी एक साथ ही हुए थे। साल 1967 के बाद देश में बहुत सी राजनीतिक गतिविधियों के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। इसी प्रकार साल 1967 में कांग्रेस के हाथ से कुछ राज्य चले गए, जैसे बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में या तो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी या गठबंधन सरकार। इसके ठीक एक साल बाद 1968 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। साल 1971 में तो इंदिरा गांधी ने समय से पहले ही आम चुनाव की घोषणा कर दी, जबकि उनके चुनाव 1972 में निर्धारित थे। इस चुनाव के बाद आम और विधानसभा चुनाव के बीच की कड़ियाँ समाप्त। मतलब यह कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है, यह बस राजनीतिक अस्थिरता के कारण धीरे धीरे समाप्त होते चली गई। तो अब सवाल यह है कि मौजूदा सरकार इसे दोबारा क्यों लाना चाहती है और इससे देश को क्या फ़ायदा होगा। देखा जाए तो आम चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होने के बहुत से फायदे हैं। आदर्श आचार संहिता से छुटकारा। आचार संहिता एक प्रकार के नियम है जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। इस दौरान कोई भी नई पॉलिसी, स्कीम और योजना नहीं लाई जा सकती, चाहे वह कितना ही जरूरी क्यों ना हो। इसी तरह राज्य चुनाव के दौरान भी आचार संहिता के समय राज्य सरकार कोई नई नीति नहीं ला सकती। जैसे 2019 आम चुनाव के दौरान आचार संहिता मार्च 10 से मई 23 तक प्रभावी था। पूरे 2.5 महीने इस दौरान देश में कोई भी नई नीति, विकास के कार्य एकदम ठप रहे। तो अगर चुनाव एक साथ हुए तो हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा और जो समय इस दौरान बर्बाद होते हैं उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सरकार चाह कर भी विकास की योजना नहीं ला सकती है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि अगर इस दौरान निर्वाचन आयोग इसकी छूट दे देती है तब सत्ता पक्ष लुभावने योजनाओं के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में कर सकती है। तो अगर एक देश एक चुनाव होंगे तो इसकी अवधि में भी कमी आएगी और सरकार विकास के कार्यों पर ध्यान दे पाएगी। दूसरा सबसे बड़ा लाभ इसका चुनाव में होने वाले खर्च में कमी। एक आंकड़े के मुताबिक 2019 आम चुनाव में अकेले 60,000 करोड़ का खर्च हुआ था। आप यह जान के अचंभित हो जाएंगे कि यह दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। ठीक इसी तरह आम चुनाव के बाद कुछ राज्यों के चुनाव, जैसे महाराष्ट्र में 793 करोड़, बिहार चुनाव में 300 करोड़, गुजरात 2017 चुनाव में लगभग 240 करोड़ का खर्च हुआ। मतलब यह कि अगर दोनों चुनाव एक साथ होते तो देश चुनाव पर होने वाले अंधाधुंध खर्च में कमी आती और उससे विकास कार्यों में लगा सकते थे हम।
एक अनुमान के मुताबिक अगर दोनों चुनाव एक साथ होते तो चुनाव की लागत मात्र 4500 करोड़ रुपए ही आती। एक और फायदा यह भी है कि चुनाव के दौरान जो सुरक्षा कर्मी लगते हैं उनकी संख्या में भी कमी आएगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर वाकई एक देश एक चुनाव इतनी अच्छी नीति है तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्या ये उनका कोई प्रोपेगेंडा है या उनके विरोध की कोई जायज वजह है? दरअसल एक अनुमान के मुताबिक अगर देश में केंद्र और राज्य चुनाव एक बार हो तो सत्ता पक्ष का पलड़ा थोड़ा भारी होता है। यही विपक्षी दलों की चिंता का विषय है। एक अध्ययन के मुताबिक अगर देश में दोनों चुनाव एक बार हो तब सत्ता पक्ष के जीतने का चांस 77% तक रहता है। वहीं अगर दोनों चुनाव में 6 महीने की गैप हो तो यह संभावना 61% तक आ जाती है। सवाल ये है कि आखिर 6 महीने के भीतर ही ऐसा क्या हो जाता है कि वोटर पसंद बदल जाती है। दरअसल कभी कभी वोटर्स अपने फैसले पर पछताते हैं तो कभी उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है, तो कभी कभी तो वे अपने सिलेक्टेड मेंबर्स के काम से नाखुश रहते हैं। विपक्षी पार्टियों की एक और चिंता यह भी है कि अगर देश में दोनों चुनाव एक बार होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा और इससे सबसे ज़्यादा फायदा राष्ट्रीय पार्टियों को होगा। निरंतर चुनाव से एक ये भी फायदा रहता है कि सरकार पे काम को लेकर दबाव रहता है। जो भी हो, सरकार के लिए एक देश एक चुनाव इतना आसान नहीं रहने वाला है, तो हम भी इंतजार करते हैं सरकार के अगले कदम का। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।